जय हिंद एवरीवन। चलिए हम सीबीएसई सिलेबस जो फाइन आर्ट की बात करेंगे, जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें हम क्लास 12 की बात करेंगे। क्लास 12 फाइन आर्ट में पढ़ाया क्या जाता है, उसका आपका थर्ड चैप्टर है इसका फाइन आर्ट का। अगर इस चैप्टर की हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद एवरीवन। अब हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जैसे मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की हम बात करते हैं तो हमने देखा जैसे मुगल स्कूल की जैसे बिगिनिंग होती है या वो स्कूल जब शुरुआत होता है, तो अगर फर्स्ट रूलर की बात करें जो मुगल साम्राज्य की नींव रखे, अगर उनकी बात करें तो तो बाबर थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और उनके बाद सेकेंड उनके पुत्र जो थे हुमायूं, उनके बाद हुमायूं का नंबर आता है। अब रही बात, आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा अकबर पीरियड। कौन सा? अकबर पीरियड पढ़ने को मिलेगा। आपके सामने क्वेश्चन होगा कि मुगल जो स्कूल है या मुगल शैली है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, फिर ये डेवलप हुआ तो फिर कैसे इसका विघटन हुआ। ये सारी चीज़ें हम इस थ्योरी के माध्यम से जानेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे मुगल पीरियड की शुरुआत की हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि यह एक देखा जाए तो एक सल्तनत पीरियड था। यानी देखा जाए तो इस्लामिक आर्ट की बात कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो इस्लामिक आर्ट में जैसे मुगल आके एंट्री कर रहा है तो उसमें कुछ चेंज हो रहे हैं। इस्लामिक आर्ट धीरे धीरे मुगल आर्ट में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा अभी आपको पता चलेगा। जो सल्तनत था उसमें सल्तनत कौन सी सल्तनत थी? इस्लामिक सल्तनत थी। अब क्या होता है, ईरान से मुगल आता है, यानी कौन आता है? बाबर आता है। बाबर के बाद फिर हुमायूं का शासन चलता है, फिर आएगा अकबर। तो जब मुगल वहाँ से आता है तो हमें ये देखने को मिलता है जो इस्लामिक जो पेंटिंग थी उसमें जो भी एलिमेंट थे, जैसे ह्यूमन फिगर हो गया या अदर कोई फिगर हो गया, उसकी ड्राइंग तो होती थी, लेकिन जो उसमें एलिमेंट दिखते थे धीरे धीरे पर्शियन हो गया, ईरानी हो गया, तुर्की हो गया, ये सब एलिमेंट किस में देखने को मिल रहा है? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में। जैसे मुगल शैली की उत्पत्ति और विकास होता है तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे जो सल्तनत पीरियड था यानी सल्तनत आर्ट था, देखा जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ आर्ट यानी इस्लामिक आर्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें पर्शियन स्टाइल, कौन से स्टाइल? पर्शियन स्टाइल, ईरानी और तुर्की, ये तीनों स्टाइल का कॉम्बिनेशन हमें किसमें देखने को मिलता है? इस्लामिक आर्ट का है या सल्तनत आर्ट का है। तो इनमें इन पर्शियन, ईरानी और तुर्की का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये कौन सी शैली बनती है? मुगल शैली। अब रही बात कि एलिमेंट जो भी चीज़ें यूज की जा रही है, चाहे जो भी उसमें एलिमेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं वो तो इंडियन है, लेकिन पेंटिंग बनने के बाद लास्ट में जो कंप्लीट होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उस पर ईरानी, तुर्की और पर्शियन प्रभाव दिख रहा है। ये पहचान है मुगल सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं, यहाँ दे रखा है कि द मुगल आर्ट स्टाइल ऑफ आर्ट ह्यूमन फिगर। जैसे जो ह्यूमन फिगर हम सेलेक्ट किए इसमें, एन आर्टिस्ट ऑफ इस्लामिक आर्ट। फिगर तो क्या था? ह्यूमन फिगर था। और जो आर्टिस्ट थे कैसे, कौन से? इस्लामिक आर्ट के थे। और द व्यू ऑफ द मुगल आर्ट, अगर मुगल आर्ट के व्यू की बात कर रहे हैं तो वाज क्यूट डिफरेंट फ्रॉम द सल्तनत आर्ट इस्लामिक आर्ट। इट वाज नॉट ओनली इंडियन आर्ट बट आल्सो लुक
इंडिया कह रहा है कि अगर हम मुगल आर्ट की बात करें तो यहाँ कह रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है, इट वॉज नॉट ओनली इंडियन बट आल्सो लुक इंडियन। कह रहा है कि जो पेंटिंग बनके कंप्लीट हो रही है, देखा जाए तो यह पेंटिंग इंडियन नहीं है, लेकिन कंप्लीट कहाँ की जा रही है, इंडिया में। इंडिया में कंप्लीट होने के बावजूद भी जो मुगल पेंटिंग है वह मुगल यानी इंडियन नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उसमें इस्लामिक, तुर्की और पर्शियन प्रभाव होने के कारण। और आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, द आर्टिस्ट ऑफ दैट पीरियड हैड इंटरेस्टेड टू रिप्रेजेंट द इस्लामिक इवेंट इन इंडियन। अब रही बात इस पेंटिंग में जो भी मतलब इवेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं वह इस्लामिक है और इंडियन है। आगे बात करते हैं, स्टाइल विथ द इंडियन सब्जेक्ट मैटर। अगर इसमें कह रहा है कि जो स्टाइल है या सब्जेक्ट मैटर है सब सारे इंडियन है। आगे, इन दैट वे द मुगल आर्ट वाज नॉट इस्लामिक आर्ट एट ऑल only the Islamic element were included in the to make of Persia। अब ये कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो मैटर है वो क्या है, इंडियन है। चीज़ें क्या हैं, इवेंट क्या है, इस्लामिक हैं, इस्लामिक इन इंडियन है। अब उसके बाद इंडियन आर्ट एट ऑल ओनली द इस्लामिक एलिमेंट। सारे चीज़ें होने के बाद, इस्लामिक एलिमेंट होने के बाद, और यहाँ तक कि सब्जेक्ट भी जो मैटर है इंडियन होने के बाद भी हमारी पेंटिंग क्या लग रही है, वेस्टर्न यानी ईरानी। किस लिए? क्योंकि उस पर लास्ट में ये प्रभाव आ ही जा रहा है, बार बार ये आ जा रहा है। इसके चलते यही मुगल शैली की पहचान है कि जो एलिमेंट जो भी मतलब सब्जेक्ट मैटर है इंडियन है, और जो इवेंट हैं वो भी इंडियन होने के बावजूद, इंडिया में पेंटिंग बनने के बावजूद भी मुगल पेंटिंग की वही पहचान है कि उस पर पर्शियन या ईरानी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ दे रखा है आपको, जैसे हम बात करते हैं आर्ट ड्यूरिंग अकबर पीरियड। जैसे हम अकबर पीरियड की हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं, यहाँ दे रखा है कि अकबर इज नॉलेज एट द फादर ऑफ मुगल। अगर हमें जहाँ तक मालूम है कि मुगल आर्ट के फादर की बात करें तो अकबर का नाम सबसे पहले आता है। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि सर सबसे पहले तो बाबर आया था, राइट? बाबर आया था, लेकिन बाबर आया तो अपने राज सत्ता को संभालने में ही उसका समय बीत गया। उसके बाद जैसे ही हुमायूं आता है उसका पुत्र, वो क्या करता है, अपने राज सत्ता को बचाने में ही परेशान रहता है। असली तो पेंटिंग बनना स्टार्ट होता है, पेंटिंग या पोथी का चित्रण कब से स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग द अकबर पीरियड। पेंटिंग यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से पेंटिंग बनना स्टार्ट होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अकबर को फादर ऑफ मुगल आर्ट यानी मुगल पेंटिंग का पिता कहा जाता है। इसके पहले अगर सबसे पहले बाबर का नाम आपको देखने को मिलेगा कि ये कौन थे, रूलर थे, फर्स्ट रूलर थे किसके, मुगल पीरियड के यानी मुगल स्कूल के, और सेकेंड रूलर आपका हुमायूं थे। अब अकबर की हम जैसे बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि 13 ईयर की आयु में ही अकबर को क्या करना पड़ता है, सिंहासन पर बैठना पड़ता है। सिंहासन पर बैठने के बाद उसको पूरी जो सत्ता थी, पूरी सत्ता का बागडोर उसको संभालना पड़ता है। अब ये था कि अकबर राज सत्ता संभालने के चक्कर में कम वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठने के बावजूद वो मतलब पढ़ाई के लिए उसको टाइम नहीं मिला, कम पढ़ा लिखा था, यानी देखा जाए तो अनपढ़ था। उसके बावजूद भी वो क्या
जो मतलब कवि थे, यानी पोएट्री लिखने वाले थे, या जो राइटर थे, या जो पेंटर थे, जो उसके दरबार में काम करते थे, सबका वो बड़े प्रेम से रिस्पेक्ट करता था। अब बात आती है कि वो क्या क्या निर्माण कराया था। वो पेंटिंग अपने राज दरबार में बनाता था, पोथियों का चित्रण कराता था, यहाँ तक कि यहाँ दे रखा है तस्वीर खाना। एक तस्वीर खाना हाउस खुलवा रखा था, जहाँ बहुत सारे पेंटर कलेक्ट होते थे और वो क्या करते थे, पेंटिंग बनाते थे। किसके सानिध्य में? मीर सैयद अली। किसकी हम बात कर रहे हैं? मीर सैयद अली। ये है नेम, मीर सैयद अली। मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दोनों देखा जाए तो इसके हेड थे, क्योंकि ये कहाँ से आए थे? ईरान से। कौन लेके इनको आया था, इन दोनों पेंटरों को? हुमायूं लेके आया था। अब हुमायूं के ले आने के बाद ये यहाँ के प्रमुख पेंटर बन गए। इनके संरक्षण में अदर सारे पेंटर कहाँ? सियाल। ये क्या है? तस्वीर खाना। तस्वीर खाना में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। अब दे रखा है कि जब जैसे जैसे उसमें ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे क्या है, पेपर मिल। अब अकबर ने क्या कराया? पेपर मिल का निर्माण कराया। ये कहाँ तक पे था? सियालकोट। यहाँ पर बहुत सारे पेपर बनते थे और सप्लाई भी होते थे। देखिए यहाँ पे पेपर क्या होता था? सप्लाई होता था। आगे बात करते हैं, इसमें जो पेंटर थे हिंदू थे। पेंटर कौन थे? हिंदू। एंड इस्लामी। स्टाइल क्या थे? इस्लामी। इसमें मुगल पीरियड की हम बात करें, जो अकबर पीरियड था, इसमें सबसे अधिक हिंदू पेंटर थे, इस्लामिक पेंटर बहुत कम थे। अब आगे जैसे बढ़ते हैं, इसमें जो भी मतलब अगर पेंटिंग की बात करें, इसमें इसमें दे रखा है ट्रांसलेट द बेस्ट इंडियन लिटरेचर। क्या होता था अकबर पीरियड में? जो बेस्ट लिटरेचर था, यहाँ दे रखा है कि ट्रांसलेट द बेस्ट इंडियन लिटरेचर, यानी जो बेस्ट इंडियन लिटरेचर था उसको ये ट्रांसलेट कराता था, और पर्शियन लिटरेचर को हिंदी में ट्रांसलेट कराता था। जो पर्शियन लिटरेचर था उसको ये अकबर क्या कराता था? हिंदी में ट्रांसलेट कराता था। ठीक, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मुगल सब्जेक्ट की। मुगल में जो भी पेंटिंग बना अकबर पीरियड में, वह किस सब्जेक्ट पे बना? तो हम क्या बात करते हैं? रामायण हो गया। किस पे बना? रामायण पे बना। महाभारत पे बना, और उसके बाद हरिवंश पुराण पे बना। इन सब सारे चीज़ों पे चित्रण होता गया। किस पे? रामायण हो गया, महाभारत हो गया, हरिवंश पुराण हो गया, उसके बाद हमजानामा। ये मुगल पीरियड का फेमस ग्रंथ है, हमजानामा, शाहनामा और तूतीनामा। एक हरिवंश पुराण भी हो गया। ये तीनों सबसे फेमस ग्रंथ हैं, हमजानामा, शाहनामा और तूतीनामा। इस पर भी चित्रण हुआ। आगे बढ़ते हैं, और ये है बारहमासा। बारहमासा पर भी चित्रण हुआ। अब हम आगे जैसे बढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है इन दैट पीरियड ए फ्यू पोर्ट्रेट were painted, but the women portrait were not allowed to paint except personal women and dancer। अगर हम बात करें जो वुमेन पोर्ट्रेट की बात करें, जैसे पोर्ट्रेट भी बनते थे, लेकिन वह जैसे जो लेडी पोर्ट्रेट बनते थे ज़्यादातर, जैसे सिंगर होती थी, डांसर होती थी, या कोई मतलब दासी होती थी, उसका पोर्ट्रेट बनता था। ना कि जो जैसे रूरल फैमिली से जो होते थे, जैसे राजा के परिवार के होते थे, चाहे रानियाँ हो गए या उनके पुत्र हो गए, इनके पोर्ट्रेट जो लेडीज़ पोर्ट्रेट थे वो नहीं बनते थे। ठीक, यानी राजा के दरबार की जितनी भी लेडीज़ होती थी या वुमेन होती थी, उनमें से किसी का पोर्ट्रेट नहीं बनता था, वह रूल के खिलाफ होता था। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक की हम जैसे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, तो इन दिस पेंटिंग वी कैन सी द कोऑर्डिनेशन विथ द एक्सलेंट कलर। एक्सलेंट कलर मिक्सचर। अगर हम बात करें
कि इन दिस पेंटिंग वी कैन सी, अगर इसकी बात करते हैं, इस पेंटिंग की बात करते हैं, वी कैन सी द कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो एक्सीलेंट कलर मिक्सर, यानी इसमें एक्सीलेंट कलर जो मिक्सिंग का तरीका था काफ़ी एक्सीलेंट था। अब क्लियर, और जो भी पेंटिंग बनती थी काफ़ी क्लियर बनती थी, और उसमें ब्राइट कलर का यूज होता था, ब्राइट कलर का यूज होता था, और डेलिनेशन, जो भी डेलिनेशन हो गया, और बैलेंस हो, जो फिगर बनते थे काफ़ी बैलेंस फिगर भी बनते थे। और पेंटिंग जो डेमोस्ट्रेशन होता था जिसमें बैलेंस बॉडी दिखाई जाती थी, एसेंबल दिखाया जाता था, पीटी राउंड फेस दिखाए जाते थे, पीटी मतलब बहुत सुंदर फेस दिखाए जाते थे, और जो स्किन होती थी काफ़ी उनकी सॉफ्ट होती थी। ये मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग की हम बात कर रहे थे, जिसमें अगर पीरियड अकबर पीरियड की देखें तो अकबर पीरियड में जो भी सारी चीज़ें थे पूरा क्लियर आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो बोलिएगा। तो अदर हम बात करें तो हो चुका है। थैंक यू एवरीवन।